लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दं गुरुपद पदुमपरागा सुरुचे सुबास सरसयनुरागा वन्दं गुरुपद पदुमपरागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे भाषा और आधुनिकता, आदरणीय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का निबंध। वास्तव में बहुत ही शानदार निबंध है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी जो कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ है ना। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति भी अगर भाषा पे इतना बढ़िया कार्य करते हैं तो ये मुश्किल रूप से हमको लगता है कि क्या मुश्किल, ये तो मुझे लगता है प्रशंसा का विषय होना चाहिए। खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के न हो करके यहाँ तो कितने लोग की स्थिति है कि पूर्वांचल में जन्म हुआ, पूर्वांचल में ही मृत्यु हो गई, फिर भी हिंदी अच्छी नहीं सीख पाए। दुर्भाग्य हमारा है कि हम यहाँ देवरिया गोरखपुर में जन्म लेकर के हिंदी नहीं सीख पाए। वो व्यक्ति आंध्र प्रदेश से आकर के और भाषा पे इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखता है। आइए चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के जीवन परिचय के बारे में देखा था और पाठ के कुछ अंश देखे थे, उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। एक छोटी सी जानकारी मैं आप और के साथ शेयर कर दूं कि ये क्लास प्रीमियर चल रही है। आप लोगों को पता है, कल भी प्रीमियर चल रही थी, आज भी प्रीमियर चल रही है। यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हमारी प्रीमियर ही रहें। कारण क्या है मैं बीच बीच में एक दो बार और बता दूंगा, इसलिए ताकि नए बच्चे आते हैं तो सीख लें कि एक तो जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना तो ये ध्यान नहीं देते हो कि हमें कमेंट्स क्या करना चाहिए। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि विषय पर आधारित कमेंट करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन आप लोग विषयांतर कमेंट इतना ज़्यादा करते हैं कि उससे होता है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से मैं जो अंदर से बताना चाहता हूं, इस पाठ को आधार मान के जो अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहता हूं, वो सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाता। सही बताऊं ईमानदारी से कि जो व्याख्या मैं सोच के आता हूं, पढ़ के आता हूं कि हाँ आज ऐसी व्याख्या करूंगा, ऐसी व्याख्या करूंगा, वो चीज़ें आप लोग जो है उसको सही बताएं विषयांतर कर देते हैं, थोड़ा सा भुलवा देते हैं। लिहाजा मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसकी वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जिन्हें वास्तव में पढ़ना है, उनका बड़ा नुकसान होता है। और खास करके रिकॉर्डेड देखने वालों का तो और नुकसान होता है कि ये वीडियो जब यूट्यूब पे पड़ा रहता है, बाद में कोई बच्चा रिकॉर्डेड देखने आता है तो और ज़्यादा परेशान होता है। लिहाजा आपका साथ कमेंट में मैं खुद रहूँगा। यहाँ मैं आपको प्रीमियर दे रहा हूँ, बट कमेंट सेक्शन में मैं खुद अवेलेबल हूँ। आपको जो भी असुविधा हो आप कमेंट बॉक्स में देते चलिए, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहा हूँ। ओके, तो आइए सीधे बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, पाठ है हमारी भाषा और आधुनिकता। चूंकि किताब का ये पीडीएफ कंटेंट यहाँ पे फोटो के रूप में मैं ले आया हूँ, हो सकता है आपको क्लियर न दिख रहा हो तो किताब के साथ मिला करके पढ़िएगा।
ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि ये जो कंटेंट स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत जरूरी नहीं है कि क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि किताब का पीडीएफ कंटेंट है ये चैप्टर मैं समय नहीं था मेरे पास तो मैं पूरा लिख करके टाइप नहीं कर पाया, बट आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज करिएगा, किताब के साथ मिला के चलिएगा। कठिन कठिन शब्द हैं, पेंसिल लेके बैठ जाइएगा और जो जो कठिन शब्द मैं देता जा रहा हूं उसका आप उत्तर लिखते जाइएगा, उसका अर्थ लिखते जाइएगा, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। यह जो पाठ है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो खास करके साइंस साइड से पढ़ रहे हैं या कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, वे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए यह चौथा पाठ है, 2 पाठ उनको नहीं पढ़ने थे। और अगर आप आर्ट साइड के हैं तो फिर आपके लिए यह छठा पाठ है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, ये सभी बच्चों के पढ़ने के लिए है। यूपी बोर्ड में जितने लोग भी एनरोल्ड हैं, जिनके पास हिंदी जैसा एक विषय है, उन्हें यह पाठ पढ़ना अनिवार्य है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यह जो पाठ है वो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैंने रखा है। हमारे पास 3 पाठ मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखता हूं, वो है अपना अशोक के फूल, एक पाठ हमारा अशोक के फूल, दूसरा हमारा पाठ है भाषा और आधुनिकता, और एक तीसरा पाठ हमारे सामने है राष्ट्र का स्वरूप। ये जो 3 पाठ है ना, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा आधुनिकता। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव संग्रवाल का, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। ये 3 के 3 पाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो प्लीज आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ये भी ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, हम लोगों ने कल इसकी व्याख्या करना शुरू की थी, और चूंकि कल हम लोगों के पास महत्वपूर्ण विषय यह था कि कल हम लोग ज्यादा चर्चा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पे करते चले गए थे, तो पाठ कम पढ़ पाए थे। आइए आज शुरू करते हैं। कल मामला हम लोगों ने यहां छोड़ा था कि अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है। लेखक पूछता है यदि भाषा में हमको नवीनता लानी है तो बाहरी प्रवेश कराने पड़ेंगे, दूसरे की संस्कृतियों के, दूसरे की भाषा के शब्दों को हमें अपने यहां लाना पड़ेगा। अगर ऐसा करना पड़ा तो भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है। 2 शब्द इन्होंने लिया, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। दोनों शब्दों को पकड़िएगा। यत्न साध्य का मतलब होता है परिश्रम करके, यत्न से साधन करके यानी मेहनत करके, और सहज सिद्ध का मतलब होता है बस ऐसे ही ऑटोमेटिक। 2 व्यवस्थाएं होती हैं। हमको कुछ धन जो है पिता से मिल जाता है, वो सहज सिद्ध है। मेरे पिताजी को उनके पिताजी से मिला था, हमारे दादाजी ने कुछ जमीन मकान हमारे पिताजी के नाम कर दी, जाहिर सी बात है दादाजी के पास था तो पिताजी को मिला, और पिताजी के पास कुछ थी तो वो हमको प्राप्त हो गई, और जो हमको प्राप्त हुई वो हमसे पुत्रों को प्राप्त हो जाएगी। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको बोलते हैं सहज सिद्ध, ऑटोमेटिक चलती रहती है। और दूसरी व्यवस्था है यत्न साध्य, जो हम खुद पुरुषार्थ करके परिश्रम करके लाते हैं। तो कहा भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। हमारा लेखक कहता है कि यदि भाषा को हमें समृद्ध बनाना है तो या तो कोई व्यक्ति और या नहीं तो उसका कोई समूह, या तो कोई व्यक्ति हो नहीं तो कोई समूह हो, और उसको यह प्रयास करना ही होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर भाषा में परिवर्तन आने की संभावनाएं कम हैं। और सहज सिद्ध से आशय इतना है कि भाषा की गति स्वाभाविक होने के कारण यही किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, ये भाषा की सहज सिद्ध गति होती है, और वो अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो धीरे धीरे कहीं न कहीं से 1 आध शब्द 2-4 शब्द आते रह जाएंगे। विशेष बात यह है कि अगर आप सहज सिद्ध छोड़ देंगे तो भाषा का विकास धीरे धीरे होगा। यत्न साध्य अगर रखेंगे यानी पुरुषार्थ के भरोसे रखेंगे, आप खुद एफर्ट करके नए नए शब्द लाएंगे तो भाषा का विकास होगा, तेज होगा, बस यही है। आगे लिखते हैं कि यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे, यानी जो हमारे पास भाषा है उसको जो वैज्ञानिक आधार प्राप्त हैं, जैसे हम बताते हैं ना कि हमारे पास जो वर्ण हैं वो कंठ से निकल के आते हैं, हमारे पास जो वर्ण हैं वो तालु से निकल करके आते हैं। ये क्या है, ये भाषा का एक अपना स्वयं का वैज्ञानिक अधिकार है। शब्दों के निर्माण में भी वैज्ञानिक अधिकारों का प्रयोग होता है कि यह नियम है जिसके तहत ये शब्द बने। तो कहा वैज्ञानिक आधारों का अगर अनुशीलन करें, यदि हम उसकी बात करें, उन्हें हम स्वीकार करें, तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी, यानी भाषा में परिवर्तन यत्न साध्य ही संभव है, अर्थात प्रयास करके ही संभव है। सहज छोड़ देने पर भाषा में परिवर्तन नहीं होगा, यदि होगा भी तो बहुत ही ज्यादा न्यूनतम होगा, कम होगा। 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा में इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। कहने का विषय यह है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने प्रयत्न करके दूसरे भाषाओं से अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ करके अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है।
कह रहे हैं हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है, शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना एक रुख होता है। हर भाषा की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। जैसे हम जिस संस्कृत या हिंदी भाषा की बात करते हैं, इसकी अपनी एक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब होता है अपना, इसका खुद का एक तरीका है। जिस तरीके से हमारी संस्कृत चलती है उस तरीके से अंग्रेजी नहीं चलती। अंग्रेजी में 3 ही टेंस होते हैं, हमारे संस्कृत में 5 टेंस होते हैं। अंतर यही आ जाता है। तो हर भाषा की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, अपना एक उसका व्यवहार होता है, और उसी व्यवहार की वजह से जो वैज्ञानिक आधार होते हैं उनका अपना एक रुख होता है। रुख का मतलब हो गया दिशा। रुख का मतलब दिशा, उस भाषा की वह दिशा होती है जिस दिशा में वह भाषा आगे बढ़ती है। कह रहे हैं उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए बिना हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर का मतलब होता है तेजी के साथ, त्वर का मतलब होता है एक्सेलरेशन। त्वरण आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि जब कोई वस्तु किसी चीज में ऐसे स्वाभाविक रूप से मोशन यानी गति कर रही होती है और उसमें त्वरण आ जाता है, अर्थात बल आरोपित कर दिया था तो वह तेजी से जाने लगती है। होता है ना, चाल में त्वरण आरोपित कर दिया तो वेग बन जाता है। तो सत्वर माने त्वरण के साथ होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्या कहा इन्होंने कि भाषा की जो विशेष प्रवृत्ति होती है यदि हम उसको ध्यान में रख लें तो भाषा की जो मूल प्रकृति है उसको विकृत बनाए बिना हम भाषा को और तेजी दे सकते हैं। उदाहरण से आप इसको समझिएगा कि यदि हमारे पास एक शब्द है रेल। अब देखिए यह जो रेल शब्द है ना वो अंग्रेजी का है, यह संस्कृत में कैसे आएगा? अगर हम कहें कि हमने रेलगाड़ी से यात्रा की, अब रेलगाड़ी के लिए हम संस्कृत कहां से लाएंगे? एक भाई साहब ने कहा कि रेल का संस्कृत होता है लौह पथगामिनी। हम कहे यार बहुत अच्छे, लौह पथगामिनी, लौह के पथ पर चलने वाली, ये तो बना तो दिया जबरदस्ती, लेकिन हमारी भाषा इस 3 शब्द को मिलाकर के कैसे एक व्यक्ति को संबोधित करे अथवा एक वस्तु को संबोधित करे? तो हमने क्या किया, भाषा के मूल आत्मा को विकृत बनाए बिना हमने स्वीकार किया। कैसे? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं रेल से यात्रा करता हूं तो हम सीधे प्रयोग करते हैं अहम रेल यानेन। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कर दिया, रेल यानेन यात्राम करोमि। अब हमने तुरंत बना दिया। हमने क्या किया, हमने यह जो अंग्रेजी का शब्द था उसी में विभक्ति वचन जोड़ के संस्कृत बना दिया, काम बन गया। लो भैया, मूल आत्मा को विकृत बनाए बिना हमने इस शब्द को स्वीकार कर लिया। ये लो भैया, हमने संस्कृत की मूल आत्मा को विकृत नहीं किया, लेकिन इस शब्द को हमने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यह व्यवस्था है यत्न साध्य और वैज्ञानिक आधार। शायद अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। इसलिए कहा कि उस विशेष प्रवृत्ति के रूप को ध्यान में रख करके भाषा की मूल आत्मा को बिना विकृत किए, मूल आत्मा को बिना बिगाड़े हम किसी भी शब्द को स्वीकार कर लेते हैं। चंद रूपगत परिवर्तन, कुछ रूपगत परिवर्तन। अब रूपगत परिवर्तन क्या हो सकता है? रूपगत परिवर्तन यही हो सकता है कि शब्द था रेल, हमने उसमें यान शब्द जोड़ लिया और शब्द बना लिया रेल यानेन। चंद रूपगत, थोड़े से रूपगत परिवर्तन किए और हमारा काम निकल गया। हमको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा और हमारी भाषा को एक नया शब्द भी मिल गया। हमारी भाषा ज्यादा आधुनिक हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। दुरूह का मतलब होता है कठिन। शब्द अगर हमारे पास नहीं है तो फिर भाषा का अस्तित्व बहुत कठिन हो जाता है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के आधार पर ही। दैनंदिन, रोज रोज सामाजिक व्यवहारों में प्रतिदिन का जो बातचीत होती है, हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी या विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में ही होता है, अनायास ऐसे ही हो जाता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत, बिना बिगाड़े उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम में प्रयुक्त हों, लेकिन साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। और यदि ग्रहण करना पड़े तो जो भाषा की मूल प्रकृति है उसके अनुसार साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है और बस यहीं पर प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। बहुत आसान चीज, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं इस पैराग्राफ को, कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मेरा मोबाइल लाओगे। अब ये जो मोबाइल शब्द है ये हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। मैं पेन से लिख रहा हूं तो ये पेन शब्द हमारी भाषा का शब्द नहीं है।
लेकिन हमने प्रयोग कर लिया। इसलिए कह रहे हैं दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम ऐसे कई नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो विदेशी भाषा से ले लिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हो सकता है काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, लेकिन जब तक उसमें कुछ रूपगत परिवर्तन नहीं करते तब तक वो साहित्यिक दायरे में नहीं आते, और जैसे ही थोड़ा सा रूपगत परिवर्तन करते हैं उसको हम अपनी भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं और तुरंत हमारी भाषा की शुद्धता बन जाती है, और यहां हमने जो प्रयत्न किया उस प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे हमने यहां पर प्रयास करके बना लिया था। समझ में आया? यदि कोई दिक्कत आ रही हो किसी शब्द से रिलेटेड दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं यहीं अवेलेबल हूं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे रहा हूं, टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन बस आज के लिए, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए नहीं, आज के लिए मैं कमेंट बॉक्स में हूं। अच्छा, एक प्रश्न और है कि आखिर इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर लेगा कौन? एक प्रश्न और है, क्या कह रहे हैं कि आखिर इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर लेगा कौन, इसको साहित्यिक शुद्धता प्रदान करेगा कौन? तो हिंदी भाषा के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की, जो विज्ञान की हर शाखा, जीव विज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, और फिर इनके अंदर भी जो बहुत सारे विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान अलग है, पुरातत्व विज्ञान अलग है, तो इन सारे विज्ञानों के लिए ये नई नई योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है कि इनके लिए स्पेशल चीजें दी जाएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में एक संस्था है जो हिंदी साहित्य के लिए नए शब्दों, नए वाक्यों का गठन करती है। वहां पे बहुत सारे हिंदी साहित्य के विद्वान हैं जो इस तरह के प्रयास करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर सहाय जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण, अभिरुचि कहते हैं पसंद, अपनी पसंद के कारण अपने ऊपर लेकर के गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है दरअसल वह अपर्याप्त है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है कि यह चीज जो मैं पीछे लेके चल रहा हूं ये क्लियर आपको न मिल रही हो, कारण भी है ये किताब का PDF है, बड़ा करने पे फट जा रहा है, क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ किताब लेके रखें और किताब में निशान बनाते चलें। मैं शब्दों को पढ़ रहा हूं इसीलिए जानबूझ करके। दूसरी बात कि वे बच्चे जिन्हें इस बात से तकलीफ है कि सर आप लाइव क्यों नहीं आए, PDF प्रीमियर क्यों चला रहे हैं, तो उनके लिए वैसे देखिए फिर एक सूचना दे दूं कि दरअसल बीच बीच में बहुत सारे ऐसे स्पैमर्स आ जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से मैं विषय से विषयांतर हो जाता हूं, जो मैं सोच के आया रहता हूं मैं भूल जाता हूं। इस वजह से मैंने निर्णय लिया है कि यूट्यूब पर जो 3 दिन की क्लासेस हमारी होंगी, जी हाँ, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जैसा कि स्क्रीन पे नीचे चल रहा होगा आप देख रहे होंगे, तो ये जो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन की जो हमारी कक्षाएं हैं वो प्रीमियर ही चलेंगी। कमेंट बॉक्स में मैं अवेलेबल रहूंगा, आपको जो प्रश्न पूछना पूछते रहिए, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहा हूं। ऐप पे जो क्लासेज चलेंगी, जो नीचे स्क्रीन पे चल रहा है आप उसको देख रहे होंगे, ऐप पे जो क्लासेज हैं यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अभी स्क्रीन बस आने दी, अभी पट्टी आपके सामने आ रही है, बस 1 सेकंड में, जैसे अभी दिखा रहा है यूट्यूब पे पाठ को समझाने के लिए आज 8:15 से चलती है। सर की लाइव क्लास नियमित रूप से सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हम कहां रहते हैं, लक्ष्य बैच पे। तो लक्ष्य बैच की जो क्लासेज होंगी जो एप्लीकेशन पे हैं उसमें मैं लाइव रहूंगा। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने मुझे पेमेंट किया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमसे पूछें, जांचें, सब कुछ करें, मैं उनके लिए हर चीज से अवेलेबल रहता हूं। ठीक है, तो ऐप पर जो मैं क्लास ले रहा हूं सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन, वो मैं लाइव चलूंगा। कभी कभी इमरजेंसी कहीं इधर आना जाना हुआ तो भले रिकॉर्डेड कर दूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि 90% से ज्यादा क्लासेज हमारी लाइव होंगी। यूट्यूब पे जो क्लासेज है वो मैं प्रीमियर ही रखूंगा ताकि फालतू के कमेंट से हम लोग बच सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी अभिरुचि यानी अपनी पसंद के कारण अपने ऊपर लेके गतिशील बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक जो प्रयास हुए हैं वो अपर्याप्त हैं यानी पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजर करके आगे बढ़ ही नहीं सका। शैशव कहते हैं बचपन को। शैशव किसको कहते हैं? बचपन को। शैशवकालीन दशा यानी बचपना से आगे बढ़ा ही नहीं। इसकी प्रगति के अवरोध में 2 लोग बाधा डालते हैं, 2 वर्ग। कौन कौन लोग बाधा डालते हैं? यानी भाषा को जब हम साहित्यिक शुद्धता देना चाहते हैं, जब भाषा में कुछ नए शब्द जोड़ना चाहते हैं, अथवा भाषा में कुछ विदेशी भाषा से शब्द लाते हैं या नए शब्दों का गठन करना चाहते हैं, तो इसमें 2 वर्ग बाधा पहुंचाते हैं। कौन कौन से? पहले वे जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस वजह से कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूं, मैं ही सबसे बड़ा जानकार हूं, जो हमारे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है बस हम उतना ही चलेंगे, दादा अगर सरसों ला दे तो हम भी सरसों ही ला देंगे, हम गेहूं नहीं ला देंगे। ऐसे जो परंपरावादी लोग हैं, कहा ना, अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण कि नहीं हमारी भाषा बिगड़नी नहीं चाहिए, हम अपनी भाषा को पूरी तरह से व्याकरणिक ही रखेंगे, इस प्रकार की विचारधारा वाले जो लोग हैं वो इसमें बाधा पहुंचाते हैं। वो ऐसा नहीं करने देते कि हम नए शब्दों का प्रयोग करें। और दूसरी चीज, वह वर्ग जो अपने विषय में पारंगत होने पर भी साहित्यिक व वैज्ञानिक भाषा पृष्ठभूमि के अभाव में प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी भाषा में थोपना चाहता है। दूसरा कौन सा व्यक्ति है? दूसरा वह व्यक्ति है जो अपने विषय में पारंगत तो है, अर्थात अपने विषय का ज्ञाता तो है, लेकिन विज्ञान और साहित्य का सम्मेलन नहीं जानता। यानी वो विज्ञान का छात्र नहीं रहा, केवल साहित्य का छात्र रहा, या केवल विज्ञान का छात्र रहा, साहित्य का छात्र नहीं रहा। तो वो दोनों प्रकार के शब्दों को एक साथ जोड़ करके न तो समझ पाता है और न भाषा में प्रयोग कर पाता है। देखिए, मैं हिंदी इतना बढ़िया समझा लेता हूं, पता है क्यों? क्योंकि मैं बीटेक वाला हूं। अभी खूब एक वायरल हो रहा है बीटेक पानीपुरी वाली, आप लोग भी देखे होंगे, वैसे ही है बीटेक हिंदी वाला। समझ लाइएगा, बीटेक करके अगर कोई व्यक्ति हिंदी पढ़ा रहा है तो सोचिए कि उसकी वैज्ञानिक अभिरुचि कैसी होगी। शायद मैं हिंदी भाषा को लेकर के, आप लोग कहते हैं ना कि रविकांत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रविकांत सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एक वैज्ञानिक अभिरुचि का व्यक्ति आपके साथ कार्य कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी विषय में पारंगत तो हैं, लेकिन साहित्य और विज्ञान दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों पे उनका समान अध्ययन नहीं है। और जब अध्ययन नहीं है तो वैज्ञानिक शब्दों के लिए वो उनके प्रयोग की जगह नहीं है, और साहित्यिक शब्दों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयोग नहीं कर सकते। ये समस्या आती है। ये दो वर्ग हैं जो उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। ध्यान देने वाला विषय है। यहां से हम देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रांतीय सरकार हैं, बहुत सारे प्रांतीय, जैसे गुजरात सरकार गुजराती में, बंगाल सरकार बंगाली में, तमिल सरकार मलयालम में, ऐसे आंध्र प्रदेश की सरकार। तो ये क्या है? हाँ, ये जो भी वहां की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों को स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग जो बनाए गए हैं कि स्थानीय भाषा में पुस्तकों को प्रश्रय दें, वो उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू रूप से कर सकेंगे। ये जो दो बाधा पहुंचाने वाले तत्व है ना, इनसे बच करके वो अपने काम को अच्छा कर सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें हम अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खासतौर पर दो तरह के होते हैं। एक हो गए वस्तु सूचक और दो हो गए भाव सूचक। वस्तु सूचक यानी वस्तु माने सामग्री, जैसे हम लोगों ने पता किया था लोटा, रिक्शा, मोबाइल, ये वस्तु सूचक हैं। और ऐसे ही भाव सूचक भी होते हैं, भाव भी बताते हैं। जैसे रविकांत त्रिपाठी एक यूट्यूबर हैं। अब समझिएगा, ये नया शब्द कहां से आया? शब्द क्या बन गया? ये YTUBR एक शब्द बन गया, यूट्यूबर। अब ये शब्द कहां से आया भाई? शब्द क्या है? यू माने होता है तुम, ट्यूब का मतलब होता है पाइप। अब देखिए, ये पाइप शब्द भी विदेशी है, लेकिन अब ट्यूब का अर्थ निकालने के लिए व्यवस्था ही नहीं है मेरे पास। पाइप ही एक ऐसी व्यवस्था है, पाइप का मतलब भी विदेशी है। और ये लीजिए, अब इसमें ER हमने अलग से जोड़ दिया, काहे लिए? अंग्रेजी के लिए। लेकिन अब यूट्यूबर का आप हिंदी कुछ नहीं बना सकते, जब भी बनाएंगे तो आपको हिंदी में यही लिखना पड़ेगा। अब ये हमारी मजबूरी भी है और ये समय की आवश्यकता भी है कि इस शब्द को हम अपनी भाषा में शामिल करें। यदि इस शब्द को हम अपनी भाषा में शामिल नहीं करेंगे तो शायद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ऐसा होगा जिसको हम न तो लोगों को समझा पाएंगे और न लोगों से समझ पाएंगे। अब समझ में आई बात कि हमारे पास दो तरह के, या तो वस्तु सूचक नहीं तो भाव सूचक। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। धरती पे जितनी चीजों की पहचान हो सकती है, अच्छा आप बताइए ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? मोबाइल, संज्ञा। ये क्या है? गिलास, संज्ञा। ये क्या है? रिमोट, संज्ञा। ये क्या है? पेन, संज्ञा। ये क्या है? किताब, संज्ञा। जितनी चीजों को आप देख सकते हैं, ये क्या है? रुमाल। ये सब की सब क्या है? संज्ञा। धरती पे जितनी चीजों को आप पहचान जाते हैं, उनको उनके नाम से बुलाते हैं, हर एक चीज संज्ञा है।
तो कहा कि विज्ञान की प्रगति के कारण आविष्कार होते हैं, और जब कभी नया आविष्कार होता है, आविष्कार यानी कोई नई वस्तु बनती है या कोई नया विषय प्रचलन में आता है, तो उसको एक नया नाम दिया जाता है। अब देखिए, जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, जिस देश में उस वस्तु या उस विषय को उत्पन्न किया जाता है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द बाकी देशों में बिना परिवर्तन के प्रयोग कर लिए जाते हैं। बिल्कुल, जो देश वो बनाता है वही देश उसको नाम देता है। कह रहे हैं, और वे शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं, और कर लिए जाने चाहिए भी। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अलग अलग नाम देगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। अब जैसे इन्होंने उदाहरण लिया है, क्या? रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक। अब देखिए क्या है, रेडियो है, टेलीविजन है, स्पुतनिक है। अब इसमें देखिए, रेडियो शब्द क्या है? ये ब्रिटिश है। टेलीविजन शब्द क्या है? ब्रिटिश है। लेकिन वहीं स्पुतनिक शब्द रूसी है। अब क्या हुआ कि ये अब ब्रिटेन और अमेरिका ने बनाया, तो अमेरिकन और ब्रिटिश ने अपना नाम दे दिया, जिसको रूस ने बनाया उसने रूस ने नाम दे दिया। अभी बताइए, रेडियो को अमेरिका में रेडियो कहा जाता है और हमारे भारत में कुछ और कहें तो समझने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। उदाहरण के लिए समझिएगा, अभी हमारे देवरिया में ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बिहार से लगे हुए हैं, वहां अमरूद को रूनी बोलते हैं, हमारे अमरूद बोलते हैं। शकरकंद को कुछ जगहों पे शकरकंद बोलते हैं, कुछ जगहों पे कोन बोलते हैं, कुछ जगहों पे गंजी बोलते हैं। अरवी एक सब्जी होती है, अभी लखनऊ साइड के जो बच्चे होंगे जानते होंगे, घुइयां बोलते हैं, हमारे यहाँ उसी को अरवी बोलते हैं। अब एक ही चीज के कई नाम होंगे तो पहचानने में दिक्कत होगी। जिस चीज को हम लोग देवरिया गोरखपुर के लोग समोसा समझ के खाते हैं, उस चीज को आप बिहार के क्षेत्र में या बंगाल के क्षेत्र में चले जाएंगे, जीवन बीत जाएगा, नहीं मिलेगा, मांगते रह जाइए समोसा। क्यों? क्योंकि वहां समोसा को सिंघाड़ा कहते हैं। दुकान पे समोसा है, लेकिन दुकानदार से कहेंगे भैया 2 समोसा ले आना, नहीं ला पाएगा। कारण क्या है? पहचान ही नहीं रहा समोसा किसे कहते हैं। जब आप उसको बोलेंगे भैया सिंघाड़ा देना, तो वो सिंघाड़ा के नाम पे समोसा देगा। विषय ये है कि अब सिंघाड़ा को क्या कहते हैं, तो सिंघाड़ा को बोलते हैं पानी फल। सिंघाड़ा को क्या बोलेंगे? पानी फल। अब ये जो विशेषता, यह विविधता के कारण आई हुई है। अब उसी प्रकार से सोचिए, अगर देशांतर विविधता हो, तो एक देश से दूसरे अंतर में कोई शब्द जाए, उसमें विविधता आ जाए तो शायद समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग टेलीविजन को टेलीविजन के नाम से ही जानते हैं, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे उर्दू में हो, हर जगह जहां जाएगा तो उसका नाम टेलीविजन ही रहेगा। इसलिए कहें कि प्रायः सभी भाषाओं में इसके शब्द प्रयोग है। एक और उदाहरण है, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन था, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण कर दिया, जैसे लिफ्ट या एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। लिफ्ट क्या होता है? जो जेसीबी से टांग लेते हैं, लिफ्ट उठा लेना। एलिवेटर क्या होता है? जो घरों में लगा होता है कमरे की तरह, जिसमें जाकर के हम बंद कर लेते हैं, 3 नंबर दबाते हैं, सीधे 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। और एस्केलेटर का मतलब होता है चलने वाली सीढ़ी। कहा ये 3 और नाम आ गए, भारतीयों के लिए बिल्कुल नए शब्द हैं, इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। द्रष्टव्य का मतलब होता है दिखाई देना। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत एज इट इज ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी ने। अब ध्यान दीजिए, हमारे भारत में ऊपर जाने के लिए एक शब्द था सीढ़ी, लेकिन वर्तमान में जब विज्ञान ने प्रगति की तो क्या क्या नाम आए? एलिवेटर भी आया, लिफ्ट भी आया, एस्केलेटर भी आया। तो हम क्या करें अब? अच्छा, कितने लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कहते हैं चलने वाली सीढ़ी, दरअसल उसका नाम एस्केलेटर है। अगर एस्केलेटर नाम बदलना चाहें तो शायद हम अपनी भाषा में नया नाम प्रयोग अगर करेंगे तो हम दूसरे को बोध नहीं करा पाएंगे कि हम किस चीज के बारे में बता रहे हैं। बोलिए। इसलिए अगर विदेशी भाषाओं से शब्द आते हैं तो बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी औपचारिकता के स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा हमारे लेखक का अपना व्यक्तिगत मत है। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके और उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है, गर्मी, उष्ण मतलब गर्मी, लेकिन जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं।
वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा और ताप इनमें उतना अंतर नहीं है जितना आप समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कटु या विपरीत प्रतीत होते थे, यानी कड़वे प्रतीत होते थे, ठीक नहीं प्रतीत होते थे, कालांतर में वे मामूली बनकर सर्वकालिक प्रचलित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? एक भाव है हमारे यहां गर्मी, लेकिन उसी भाव को व्यक्त करने के लिए हम उसके पर्यायवाची शब्दों का सहयोग करते हैं, सहारा लेते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, नवीनीकरण मतलब आगे बढ़ना, नया नया कुछ सीखना, तो वो कार्य कितना ही प्रशस्त, प्रशस्त का मतलब होता है साफ सुथरा न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का जो मुख्य कार्य है वो है सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। बिल्कुल सही बात है। भाषा का मुख्य कार्य क्या है? हमारे मन में जो है वो सामने वाले को पता चल जाए, अभिव्यक्त करना। जो मेरे मन में चल रहा है इसको प्राप्त तरीके से अभिव्यक्त करना, यही तो भाषा का मूल कर्तव्य है। तो कहा भाषा का मुख्य कार्य है सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भाषा वंचित रह जाए, यानी अगर कोई भाषा अपनी बात को सही तरीके से स्पष्ट न कर पाए या उस बात का निर्देश न कर पाए जो वो कहना चाहती है, तो फिर वो भाषा चिरकाल तक यानी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, समाप्त हो जाएगी। किसी भाषा में यह सामर्थ्य न हो कि वो अपनी बात दूसरे को बता सके, तो भाषा कितने दिन चलेगी, अब क्यों चलेगी? संस्कृत के साथ यही हुआ है। संस्कृत आज स्थिति संस्कृत खराब क्यों हुई है? हमारे भारतवर्ष का एक गौरवशाली समय था जब चारों तरफ संस्कृत बोली जाती थी ना। जितने भी पुराने धर्म ग्रंथ हैं, वांग्मय हैं, सबके सब किस में लिखे हुए? संस्कृत में लिखे हुए। क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन व्याकरण की कठिनता के कारण, नए शब्दों का प्रवेश न कराने के कारण जो बीच का कालखंड रहा उसमें संस्कृत उदासीन हो गई। जबकि मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, हिंदी और अंग्रेजी से लाख गुना आसान है संस्कृत। अभी मैं संस्कृत जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा संस्कृत कितना आसान है। अगर आपको अगर समझना हो तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, इसी यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप पढ़ के देखिएगा। हिंदी और अंग्रेजी से लाख गुना आसान है संस्कृत। और सबसे बड़ी संस्कृत की विशेषता मैं आपको बता दूं, धरती की एकमात्र भाषा है जिसमें गलती नहीं होती, हो ही नहीं सकती। संस्कृत में गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि संस्कृत पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है। आप थोड़ा सोचिए कि एक ऐसे देश की कल्पना करिए, एक ऐसे प्रदेश की कल्पना करिए, एक ऐसे शहर के बारे में अपने मन में आंख बंद करके सोचिए जिस शहर में सभी गाड़ियां बाएं साइड से चलती हों, एकदम किनारे से चलती हों। जिन शहर में गाड़ियों के बीच में पर्याप्त स्पेस रहता हो, जिस शहर में गाड़ियां लाल बत्ती और हरे बत्ती का ध्यान करके चलती हों, क्या उस शहर में एक्सीडेंट होगा? बोलिए, होगा? नहीं होगा ना। बस संस्कृत वैसी ही भाषा है। संस्कृत का व्याकरण ऐसा है कि वो आपको इतना नियमावली से लेकर चलता है कि गलती होती ही नहीं। लेकिन बस वही समस्या क्या है, अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं कर पाई, इसलिए अभी उसकी स्थिति क्या हो गई, डाउन हो गई। कहा नए शब्दों के निर्माण में यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए कि पूर्वाग्रह पहले से ही मन में सोच लेना कि यार ऐसा ही होगा। अब रविकांत त्रिपाठी को देख करके आपको लग गया अरे यार ये तो बहुत शानदार पढ़ाएगा, ये पूर्वाग्रह है, पहले से ही सोच लेना। किसी का चेहरा देख के अंदाजा लगा लेना भाई ये क्या पढ़ाएगा ना, ये भी पूर्वाग्रह है। किसी वस्तु को देख करके उसके बारे में पहले ही एक असंवेदनात्मक आकलन कर लेना, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। तो कहा कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के उस शब्द की मूल आत्मा और उस शब्द की जो सार्थकता है, यानी वो शब्द कितना आवश्यक है हमारी भाषा के लिए, उस पर उन्मुक्त विचार करिए, एकदम निश्चिंत होकर के विचार करिए, सब कुछ भूल करके विचार करिए। अंग्रेजी भाषा का शासकों की भाषा रही और भाव दास्ता की निशानी है। ऐसा सोचकर हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। हमारा लेखक कह रहा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कह रहे हैं कि यदि हमारे मन में यह पूर्वाग्रह बैठ जाए, हम पहले से यह सोच लें भाई अंग्रेजी तो शासकों की भाषा रही, अंग्रेजी तो वो लोग लेके आए जिन्होंने हमारे भारत को गुलाम बनाया, अंग्रेजी तो वो लोग लेके आए जो भारत को गुलामी की तरफ ढकेल दिए। अगर ऐसा हम मन में पहले ही सोच लें तो क्या अंग्रेजी भाषा का विकास होगा? क्या अंग्रेजी भाषा के शब्द हमारे हिंदी या संस्कृत भाषा में आरोपित हो पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए कहा पूर्वाग्रहों से मुक्त होइए और यह मत सोचिए कि अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और अंग्रेजी भाव जो है वो दासता की निशानी है। दासता का मतलब होता है नौकर बना के रखना, दास बना के रखना। बहुत सारे लोग समझाते हैं अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमको जो है 200 साल तक। अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो? वर्तमान की प्रगति के लिए आवश्यक है, उन शब्दों को आत्मसात करो, आगे बढ़ो। कहा कि इसमें अगर ऐसा हम सोचें तो नुकसान हमारा होगा, अंग्रेजों का नहीं।
सतर्कता के साथ समझिएगा। यदि हम सोच लें कि नहीं यार अंग्रेजी तो अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना कर रखा, अंग्रेजी से, इससे नुकसान हमारा होगा, अंग्रेजों का कोई नुकसान नहीं है। उर्दू में प्रयुक्त अरबी शब्द और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, अगर हिंदी वाले त्याग दें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रख एकदम बनावटी बनेगी। और सही बात यह है कि नुकसान हिंदी का ही होगा। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत बनी रहे, देखिए दिमागी कसरत मुहावरा है, यदि यह जो भाषा का नवीनीकरण है, यानी भाषा में नए शब्दों का प्रयोग है, भाषा में नए वाक्यों का प्रयोग है, भाषा में नए भावों की अभिव्यक्ति का प्रयोग है, यदि यह कुछ पंडित और कुछ आचार्यों की दिमागी कसरत बनी रहे, यानी कुछ विशेष बड़े विद्वान पंडित और कुछ बड़े आचार्य ही केवल अगर इस पर अपना दिमाग लगावें, तो भाषा में गतिशीलता नहीं आएगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द जो बने हैं वो अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें, जहां शब्दों का जन्म हुआ वहीं रह जाएं, और अगर उनका प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। यानी शब्द अगर बनाए गए, शब्द अगर लाए गए और शब्द अगर प्रयोग नहीं हुए, तो इसका मतलब हुआ कि उस शब्द पे हमने कुठाराघात कर दिया, अर्थात कुल्हाड़ी चला दी, अर्थात शब्द की आत्मा को हमने मार डाला। कुठाराघात करना मतलब कुल्हाड़ी मारना, यानी शब्द को हमने काट दिया। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। विदेशों में कई विधान है, श्रव्य दृश्य, सुनना और देखना। जो वर्तमान में हम YouTube पे कर रहे हैं वो क्या है, ये श्रव्य दृश्य विधान है, ऑडियो विजुअल टेक्निक है। श्रव्य दृश्य विधान मतलब सुनना और देखना, जो देख और सुन के हम काम कर रहे हैं, ये श्रव्य दृश्य विधान है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक कथा साहित्य, विज्ञान को आधार बना करके वैज्ञानिक कथाएं लिखना। अगर बात करें वर्तमान में तो हमारी भारतीय भाषाओं में तो वैज्ञानिक कथा साहित्य प्राय नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति और असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। सम्मति और असम्मति, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, और असम्मति माने हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करते। सहमत होना और नहीं सहमत होना पर निर्भर करती है। और जनता में इस चेतना को उजागर करने का जो उत्तरदायित्व है वो शिक्षक समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा का जो स्वरूप है उसका मानकीकरण करने के साथ लिपि संबंधी सुधार आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। हमारा लेखक कहता है कि समय के साथ साथ सरकारों का यह साधारण दायित्व है कि भाषा की शुद्धता पर काम करें। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मानकीकरण करना पड़ेगा। मानकीकरण मतलब एक व्याकरण का मानक निर्धारित करना पड़ेगा कि यह जो मानक है इसी मानक पे अगर चले तो भाषा बेहतर चल सकती है। इसके साथ साथ लिपि संबंधी सुधार की आवश्यकता है कि अगर अंग्रेजी भाषा आई तो अंग्रेजी भाषा की लिपि भी आवे, उसके शब्द आए तो उसके अक्षर भी आवे, और उसको सही तरीके से लिखना पढ़ना भी हम जान सकें। यदि हम ऐसा कर लिए तो भाषा के जो सुधार हैं वो परीक्षा के तेज गति से होंगे। अब अंत में हमारा जो लेखक है पूरे के पूरे पाठ को संक्षिप्त करता है, समराइज करता है अंतिम पैराग्राफ में। संक्षेप में अगर बात करें तो नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई जो रीतियां हैं, प्रयोग करने के जो तरीके हैं, उससे युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना। यानी नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से जो भाषा बनी है उसको व्यावहारिकता प्रदान करना, यानी सामान्य प्रयोग में लेना, अपने बोलचाल में ले आना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही आधुनिकता प्रदान करता है। क्या कहा लेखक ने? लेखक ने कहा केवल नया मुहावरा आ जाए, नए शब्द आ जाए, नई रीतियां आ जाए, उससे युक्त होकर के अगर भाषा व्यावहारिक प्रयोग में आ गई, यानी जनता के प्रयोग में आ गई, यदि हमने और आपने उन शब्दों का, उन वाक्यों का, उन भावों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो ही भाषा में आधुनिकता आई। केवल आधुनिक युगीन विचारधारा के नए शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, भाषा का विकास केवल इतनी वजह से नहीं होगा यार नए नए शब्द बना दिए, नए नए वाक्य बना दिए, वरन जब तक वो नए पारिभाषिक शब्दों को नई नूतन शैली यानी नवीन प्रकार से, नए तकनीकों से, नए तरीकों से व्यवहार में नहीं लाया गया, तब तक भाषा को आधुनिकता आने वाली नहीं है। नई प्रणालियों को व्यवहार में लाना भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। क्यों? क्योंकि भाषा की व्यावहारिकता जो है वही उसका प्राण तत्व है। पीछे भी कह रहे थे हमारे जी सुंदर रेड्डी जी कि भाषा प्रयोग का विषय है। कोई दुकानदार बहुत बढ़िया मिठाई बनाया बहुत बढ़िया मिठाई बनाया, कोई खाने वाला नहीं,
किसी ने खाया ही नहीं। उस मिठाई की क्या कीमत। घर में माताजी ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया लेकिन हम खाए ही नहीं, कोई कीमत है। रविकांत सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हम पढ़े ही नहीं, कोई कीमत है नहीं। मैं बार बार क्यों कहता हूं, आप लोग कहते हैं ना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं, मैं बार बार कहता हूं आप अच्छा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आप नहीं होते तो यार हमको टीचर कहता कौन, मुझे टीचर बनाने वाले तो आप ही लोग हो ना। व्यावहारिकता महत्वपूर्ण है। मैं जो यहां से दे रहा हूं उसको अगर आप अपने जीवन में रोटेट कर रहे हैं तो आधुनिकता आएगी, अदरवाइज आने वाली नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर के, पाठ्य पुस्तक जैसे जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्य पुस्तकों तक, शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक सभी कार्यकलाप, हर प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। और इस तरह अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयोग करेंगे तो भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। पूरे पाठ का निचोड़ जो 3 बिंदुओं पर मैं निकाल पाया, पहला कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक आधार को अपने साहित्यिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है। नंबर 2, विदेशी भाषाओं से अगर कोई शब्द मिलता है तो रविकांत त्रिपाठी और आप सभी छात्रों, हम दोनों की यह सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बाहर से नए शब्द लावें और उसको अपनी भाषा में डालें और जन सामान्य के प्रयोग में लावें। यह हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम कभी घूमने जाते हैं, यदि हम आंध्र प्रदेश घूमने जाते हैं, यदि हम केरल घूमने जाते हैं, यदि हम आसाम घूमने जाते हैं, तो वहां से कुछ शब्द अगर मिल गए तो ले आइए और अपनी भाषा में यहां प्रयोग करिए, लोग भी उन शब्दों को जानें। यदि आप में से किसी को विदेश यात्रा का अवसर मिलता है तो विदेशी भाषा के शब्दों को सीखिए, लाइए और यहां पर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करिए। और तीसरी चीज जो समझ में आई कि यदि कोई विदेशी शब्द आता है तो उसको अपनी भाषा के अनुसार परिवर्तन करने की कोशिश मत करिए, यथास्थिति स्वीकार कर लिए। इससे फायदा यह होगा कि किसी भी वस्तु का या किसी भी भाव का परिचय करना आसान हो जाएगा, पूरे भारतवर्ष की एकरूपता रहेगी। तो ये सारी चीजें थी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा ये लिखा हुआ बड़ा शक्तिशाली निबंध हम सभी के सामने रहा। इस निबंध के बारे में एक चीज जो मैंने शुरुआत में बताई थी वो ये है कि ये जो निबंध है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है? तीनों तरह के बच्चों के लिए। इवन दो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सभी बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है। और चलते चलते अंत में फिर वो सूचना दे रहा हूं कि ऐसे सभी बच्चे जिन्हें 2024 की परीक्षा में 100 में 100 अंक प्राप्त करने हैं वो प्लीज जल्दी से जल्दी लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बैच में जो गद्यांशों पर आधारित प्रश्न है वो उनका पीडीएफ और 100% गेस वाले क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जो लोग लक्ष्य बैच लिए हैं वे सभी लोग इस बात को जानते हैं। आप लोग चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि जो लक्ष्य बैच लिए हैं उन्हें इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लक्ष्य बैच में हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, लक्ष्य बैच में हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, लक्ष्य बैच में हम पर्सनल डाउट भी क्लियर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं, यानी जो मतलब हाईली एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन के लिए, वो हम यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज आप उसको ले सकते हैं। आपको बताते चलें कि लास्ट ईयर हमारे इस लक्ष्य बैच का जो पीडीएफ है, जिसको थोड़ा इस बार हमने और ज्यादा पॉलिश किया है, 92 नंबर का लगा था, इस वर्ष भी लगने की उम्मीद है। तो आप सबसे आशा है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और खास करके जब संस्कृत चलेगी और पद्यखंड चलेगा तो इसका महत्व और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही है। शेष सोमवार को मुलाकात हमसे होगी एप्लीकेशन पे। जैसा कि मैंने बताया सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन में एप्लीकेशन पे रहता हूं रात 8:15 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा है, इस पाठ पर आधारित जो विशेष प्रश्न उत्तर हैं वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार में आपको एप्लीकेशन पे कराए जाएंगे। वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियोज भी मिलेंगे और स्पेशल अटेंशन भी मिलेगा। तो आप सभी का स्वागत है। सोमवार को हम लोग मिलेंगे एप्लीकेशन पे। तब तक के लिए मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभे प्रिय जिमि दाम। तेमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि,
पद न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नयान। तो फिर सभी लोगों को एक साथ नमस्कार, मिलते हैं सोमवार को एप्लीकेशन पे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।